नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है जब बहू ने बूढ़े ससुर को खून के आंसू रुलाया तो ससुर ने सिखाया बहू को सबक। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कुसुम जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहती हैं, अरे सुमन, इधर तो देखो ना, खुशी रो रही है। कुसुम जी अपनी पोती से बात करते हुए कहती हैं, अरे मेरी गुड़िया को किसने परेशान किया? नहीं बेटा, रोते नहीं। तभी सुमन दूसरे कमरे में जाती है जिसमें उसके ससुर जी लेटे रहते हैं। उसके ससुर जी कमरे से बाहर आने के लिए अपनी चारपाई से उठ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी बहू सुमन उनसे कहती है, अरे कहाँ चल दिए ससुर जी, पड़े रहिए यहीं। और हाँ, खबरदार, जो उस बुढ़िया को कुछ बताने की सोची तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम्हारा क्या हश्र होगा। और फिर वहाँ से सुमन चली जाती है। दरअसल कुसुम जी के परिवार में 5 लोग हैं। पति लोकराव जी, उनका बेटा दिव्य, बहू सुमन और पोती खुशी। पिछले ही महीने दिव्या का तबादला हो गया तो घर में बचे 4 लोग। दिव्या के पिताजी बीमार रहते हैं तो गांव का सारा खेती बाड़ी और काम दिव्या की माँ कुसुम जी देखती हैं। कुसुम जी महीने में 25 दिन गांव में और 5 दिन अपने परिवार के साथ रहती हैं। सुमन अपने ससुर और सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उनसे छुटकारा पाना चाहती है। 1 महीने पहले की बात है, 2 दिन पहले ही दिव्या का तबादला हुआ था और कल ही कुसुम जी अपने गांव गई हैं। अब बचे तो घर में सिर्फ सुमन और लोकराव जी। लोकराव जी की बहू उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी, पूरे दिन उन्हें सुनाती रहती थी और घर का सारा काम अपने बूढ़े ससुर से करवाती थी। पर अब दिव्या के जाने के बाद मामला थोड़ा बदल चुका था, क्योंकि इस बार दिव्या घर में एक नौकर लगा गया था। पर सुमन का दिल जले जा रहा था। वो चाहती थी नौकर को पैसे भी न देने पड़े और उसका सारा काम भी हो जाए। उसने एक तरकीब लगाई और एक रोज जब नौकर घर आया तो उसने नौकर से कहा कि अब कल से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। नौकर उससे पूछता है, पर ऐसा क्या हो गया मालकिन? सुमन उस पर चिल्लाते हुए बोली, मालकिन मैं हूँ कि तू है? जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुझे बुला लूँगी। और एक बात जो मैंने तुमसे कहा है वो यदि किसी और से कहा तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ लो तुम। अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे क्या? चलो जाओ यहाँ से और निकलो। जी मालकिन। ऐसा कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है। नौकर को सुमन का व्यवहार बहुत अजीब लगता है। उसके बाद सुमन अंदर चली जाती है और खुशी को देखने लगती है। इतनी देर में लोकराव जी आते हैं और पूछते हैं, बहू रामू नहीं आया क्या? अच्छा, तो आपको अब नौकर भी चाहिए? मैंने उसे निकाल दिया, काम धाम कुछ था नहीं, पैसे चाहिए और तुम बाबूजी सारा काम कर देना। जब तुम काम कर सकते हो तो नौकर की क्या ज़रूरत है? वैसे ही फालतू में पैसे लेता रहता है। और हाँ, फिलहाल तो खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। जाओ, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? लोकराव जी अपनी बहू की नीयत को पहले से ही जानते थे। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा और काम करने में जुट गए। बेचारे अपने नसीब को कोस रहे थे कि जिस उम्र में उन्हें सहारे की ज़रूरत है उस उम्र में उन्हें काम करना पड़ रहा है। ऐसा सोचते हुए उनसे एक प्लेट गिर गई और टूट गई। सुमन प्लेट टूटने की आवाज़ सुनकर दौड़ते हुए रसोई में आई और फिर झिर्राते हुए अपने ससुर से बोली, तोड़ दी ना नई प्लेट? पिछले हफ्ते ही खरीदी थी मैंने, एक काम ढंग से नहीं होता बुढ़े से। लोकराव जी मायूस होकर कुछ कहते, इतनी ही देर में सुमन बोल उठी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है बुढ़े? साफ करने हैं
क्या यहाँ तेरा नौकर आएगा? लोकराव कुछ न कहते हुए वहाँ से साफ करने लग जाते हैं और सारा काम निपटा कर लेट जाते हैं। लोकराव जी को भूख लगी थी, पर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर खाना ले आए। वो बहुत थक गए थे। कुछ पल आराम करने के बाद वो हिम्मत जुटाकर उठे और खाना लेने के लिए रसोई में गए। जैसे ही वो रसोई में गए, उन्होंने देखा कि सारे खाना खत्म हो चुका है और सारे बर्तन साफ करने के लिए पड़े हैं। इतनी ही देर में उनकी बहू सुमन पीछे दरवाजे से ये देख रही होती है। किसी की आहट सुनकर लोकराव जी पीछे की तरफ मुड़े। उन्होंने देखा पीछे उनकी बहू सुमन खड़ी है। वो बहू से खाने की पूछते हैं, बहू खाना कहाँ रखा है? तो सुमन जवाब देती है कि इतना सा तो खाना बनाया था, उसमें से भी तुम्हें चाहिए, जाओ यहाँ कोई खाना नहीं है। ऐसा कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। लोकराव जी अंदर ही अंदर दुखी रहने लगे थे और तो और अब खाना भी नहीं मिला। अब लोकराव जी रसोई के डिब्बे खकोलने लगे कि कुछ खाने को मिल जाए। एक पैकेट बिस्कुट से उन्होंने अपनी भूख को शांत किया और सोचने लगे, कैसा समय देखना पड़ रहा है कि पूरा खाना बनाने और काम करने के बाद भी कुछ खाने को नसीब नहीं हो रहा, वो भी अपने ही घर में। इससे तो गांव अच्छा था, कम से कम भरपेट खाना तो मिलता था। यहाँ ना चैन है और ना ही सुकून। बहू ने जीना भी हराम कर दिया है। बिस्तर पर लेटे लेटे कब आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। दिन ऐसे ही गुजरते गए और एक रोज अब लोकराव जी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो सो रहे थे। शाम को आंख खुली तो देखा कि बेटा और पत्नी दोनों आ गए हैं। उन दोनों को देख लोकराव जी की आंखें भर आईं। वो कुछ कहते कि उससे पहले ही बेटे ने पूछ लिया, पिताजी क्या हुआ? बहुत थके थके और परेशान से लग रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अब लोकराव जी कुछ कहते उससे पहले उनकी बहू इशारे से उन्हें आंख दिखाने लगी कि यदि मुंह खोला तो देख लेना तुम्हारा क्या हाल होगा। लोकराव जी कुछ न कहते हुए अपने बेटे को अपने पास बैठा लेते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछने लग गए। और बेटा कितने दिन के लिए आया है और वो जगह कैसी है? खाना वाना ढंग से मिल जाता है या नहीं? तू सही से तो रह रहा है ना बेटा? ऐसा कहते कहते उनकी आंखों से आंसू झलक ही आए और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए लोकराव जी अपने आंसू को गमछे से पोंछ लेते हैं और फिर हंसकर कहते हैं, तुझे नहीं पता बहू, मेरे लिए रोज नए नए पकवान बनाती है। दिव्य अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहता है, फिर तो आज मैं भी पकवान खाना चाहता हूँ। और सुमन मुस्कुरा देती है। कुसुम जी अपनी पोती के साथ खेलने में व्यस्त थी। वो खुशी को लेकर लोकराव जी के पास आती हैं और कहती हैं, देखिए ना कितनी प्यारी है हमारी लाडो। इतना कहते ही कुसुम जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दरअसल लोकराव जी और कुसुम जी हमेशा से यह चाहते थे कि उनकी प्यारी सी छोटी सी एक बेटी हो। उनकी इच्छा भगवान ने पूरी भी की। दिव्या के 2 साल बड़ी उनकी एक बेटी थी, पर जब वो एक दिन जा रहे थे उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। दिव्या के पहले तक उन्हें काफ़ी गहरा सदमा लगा था। जब दिव्या का जन्म हुआ तो वो सदमे से थोड़ा थोड़ा उभरने लगे, पर वो आज भी अपनी बेटी को भुला नहीं पाए हैं। खासकर लोकराव जी, उनका उनकी बेटी के इतना प्रेम था। जब तक वो अपनी बेटी को खाना नहीं खिला लेते थे तब तक खुद भी कुछ नहीं खाते थे। वो अपनी बहू को भी बेटी बनाकर ही लाए थे। उन्हें लगता था उनकी बहू बहू नहीं बल्कि उनकी बेटी बनकर रहेगी, पर उन्हें क्या पता था उनके साथ ये सब हो जाएगा कि उन्हें
अपने ही घर में नौकर की तरह काम करना पड़ेगा। जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए उस उम्र में उन्हें ये सब देखना पड़ेगा। लोग राव जी कुसुम जी को सांत्वना देते हुए कहते हैं, कुसुम, शायद हमारे नसीब में ही नहीं था बेटी का सुख। देखो ना, एक प्यारी सी बेटी रिया दी थी, भगवान ने वो भी छीन ली। बहू को बेटी बनाकर लाए तो इससे पहले ही लोग राव जी के मुंह से एक शब्द निकलता है। पीछे से दिव्या ने पूछा, क्या पिताजी? इससे आगे कुछ बोलते कि बहू उन्हें आंखें दिखाकर कुछ ना बोलने का इशारा किया और फिर लोग राव जी कहते भी क्या, फिर बात को बदलते हुए कहते हैं कि बहू को तुमसे दूर रहना पड़ता है और ये खुशी तो हमारी खुशी है ही, हर समय तेरा इंतजार करती रहती है, पापा पापा बोलती रहती है। मुझे लगता है मेरी वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है। एक काम करना, मुझे भी गांव छोड़ आ और फिर तू बहू और खुशी को लेकर चले जा दिल्ली, तुझे भी परेशानी कम होगी। इतना सुनते ही सुमन के मन में लड्डू फूटने लगे। वो सोच रही थी कैसे न कैसे इस बुड्ढे से छुटकारा मिले। इतनी ही देर में दिव्या बोला, कोई कहीं नहीं जा रहा है और ना हम सब परिवार हैं और हम सब एक साथ ही रहेंगे। और माँ, आप बस इस बार और गांव चले जाना, उसके बाद मैंने मजदूर से बात कर ली है, वो काम देखेगा और आपको बार बार वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताओ रामू कहाँ है? इतना सुनते ही सुमन के कान खड़े हो गए। अब वो घबरा गई, क्या बोलूँ क्या बोलूँ। उतने में ही उसने बोल दिया कि वो छुट्टी पर है। इस बात को सुनकर दिव्या को थोड़ा शक हुआ पर उसने उसे जाहिर न करते हुए सुमन से कुछ नहीं कहा। इसके बाद, अरे मैं चाय बनानी तो भूल ही गई, ऐसा कहकर सुमन रसोई में चली जाती है और चाय तो बनाने के लिए रखती है, साथ ही साथ रामू को कॉल भी करती है और उसे धमकाती है कि जैसा जैसा बताया है वैसा ही कहना और करना, और तो और उसे पैसे का लालच भी देती है। रामू को भी मानना पड़ता है। दिव्या ने कुछ बातें सुमन की सुन ली थी, उसे कुछ शक तो हो रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उसे पूरा शक हो गया था कि सुमन उससे ये झूठ बोल रही है कि रामू छुट्टी पर गया है, क्योंकि दिव्या ने रामू को पहले ही बोला था कि कभी भी छुट्टी पर जाए तो उसे फ़ोन करके बताए और रामू दिव्या को बताता भी था जब भी जाता। अब सवाल ये था कि क्या माजरा है। दिव्या भी अभी इस बात को किसी से बिना कुछ कहे अपना काम करने लगा। वो अपनी बेटी के साथ खेलने लगा और बाहर जाकर अपने माता पिता से बात करने लगा। इतने में ही सुमन चाय ले आई और अब एक साथ बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। दिव्या जब अगली सुबह उठा उसने देखा कि रामू भी आ गया था और अब काम कर रहा था। दिव्या ने उससे पूछा कि तुम क्यों नहीं आए थे और मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम नहीं आए। तो रामू जवाब देता है कि वो मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए मैं नहीं आया था और रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि मैंने 1 महीने से करवाया ही अभी है। इस बार दिव्या को एक बार को रामू सच बोल रहा है। दिव्या निश्चिंत होकर आराम से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करने लगा। एक दिन जब दिव्या अपने माता पिता के साथ बैठा था तो उसने देखा कि उसके पिता के हाथ से के नाखून फीके पड़ गए हैं। उसने जब देखा तो उसे याद आया कि उसके पिता के नाखून उसके जाने से पहले नहीं थे। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा तो उसे याद आया कि उसकी माँ के नाखून भी ऐसे ही हो जाते थे जब वो छोटा था, क्योंकि उसकी माँ पूरे दिन पानी में काम करती थी जिसकी वजह से ऐसा होता था। इसके बाद वो कुछ सोच पाता। उसकी माँ बोली, क्या हुआ बेटा, कहाँ ख्यालों में खो गया? देखना खुशी कितनी जोर से रो रही है। दिव्या तुरंत उठकर
खुशी को बहलाने लगता है। पर एक सवाल अभी भी उसके मन में बिजली की तरह कौंध रहा था। उसने अगले दिन जैसे तैसे करके अपने पिताजी से पूछ ही लिया कि पिताजी, आपके नाखून को क्या हुआ? ये इतने फीके और कमजोर कैसे हो गए? दिव्या की बात सुनकर उसके पिताजी सकुचा गए और थोड़ा रुक कर बोले, अरे बेटा, तुझे तो पता है ना, बुढ़ापा, शरीर एकदम कमजोर हो गया है तो ये सब लगा ही रहता है। लोक राव जी चाहते तो एक बार में सारी सच्चाई बताकर सुमन का खेल खत्म कर देते, पर वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे का घर बिगड़े, इसलिए वो सच्चाई को पी गए और बहाना लगा दिया। पर बेटा तो बेटा होता है। दिव्या ने अपने पिता की कही बात पर शक हुआ, पर अब उसे कल सुबह वापस नौकरी करने के लिए जाना था। इस वजह से उसने ये मामला नहीं छेड़ा और सुबह वो नौकरी के लिए निकल जाता है और अगले दिन कुसुम जी भी गांव चली गई। अब फिर सुमन ने वही किया, रामू को नौकरी से निकाल दिया और सारा काम अपने बूढ़े ससुर से करवाने लगी। पर अब उसके अंदर की आग और बढ़ गई। अब वो काम तो करवाती और खाना भी सिर्फ एक टाइम ही देती थी, जिसकी वजह से लोक राव जी बहुत थक जाते थे। एक दिन रामू उनके घर के पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि दिव्या के घर से आवाज आ रही है। उसके खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि सुमन जबरन अपने ससुर से काम करवा रही है और तो और उनके मना करने से उसने एक ईंट का टुकड़ा फेंका। वो तो अच्छा था जो लोक राव जी नीचे झुक गए, वरना आज उनका सर फट ही जाता। ये सब देख रामू का मन पसीज गया और वो वहां से भाग गया। रामू को भी अब लोक राव जी की हालत पर दया आ रही थी। दिन ब दिन सुमन के मन की जलन और नफरत लोक राव जी के प्रति बढ़ती जा रही थी। वो हर रोज अपने ससुर पर अत्याचार करती और जैसे ही कोई बाहर का व्यक्ति आता तो उसे इस तरह जताती कि उसे अपने ससुर की कितनी फिक्र है। उसका रोज का यही नाटक था। लोक राव जी बस खुद में ही गुमसुम रहते थे, ना उनके पास कोई बोलने वाला था ना सुनने वाला। वो बस काम करते रहते थे, बहू के ताने सुनते रहते या कभी मौका मिलता तो खुशी के साथ खेल लेते थे। इस नरक बन चुकी जिंदगी में एक खुशी ही थी जिसे देख उन्हें कुछ याद नहीं रहता था। बस वो एक छोटे बच्चे की तरह उसके साथ खेलते थे, पर वो भी उनकी बहू को रास नहीं आता था। अब सुमन बौखला गई थी। अब उसे लग रहा था कैसे न कैसे इस बुढ़े की जायदाद मेरे नाम हो जाए और इसे घर से निकाल दिया जाए और इन दोनों बुढ़े बुढ़िया से छुटकारा मिले। एक दिन लोक राव जी बर्तन साफ कर रहे थे, तभी सुमन वहां आती है और बोलती है, बुढ़े तू भी थक गया होगा ना ये सब काम करते करते। एक बार को लोक राव जी को लगा कि सुमन का दिल पिघल गया, पर वो उसके इरादों से अनजान थे। वे बोले, हाँ बहू देखो ना, शरीर कांप रहा है, एक काम करो ना, रामू को काम पर रख लो, पैसे मैं दे दूंगा। इतना सुनते ही सुमन जोर जोर से हंसने लगती है, फिर बोलती है, सोच लो पैसे देने पड़ेंगे फिर। लोक राव जी को भी लगा कितने ही पैसे मांग लेगी, दे दूंगा, वैसे भी रहना तो घर में ही है, और उन्होंने जल्दबाजी में हाँ बोल दिया। फिर जो सुमन ने मांगा उसे सोचकर तो उनके होश उड़ गए। सुमन ने कहा, सारी जायदाद उनके नाम कर दे और उनके घर से निकल जाए। ये सब सुनकर कुछ समय के लिए उनका दिमाग सुन पड़ गया। उन्हें समझ नहीं आया कि वो गलत थे, उनकी बहू कभी सुधर ही नहीं सकती है। फिर लोक राव जी ने कहा, अरे बेटा, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन और ही जीऊंगा, उसके बाद सब तुम्हारा ही हो जाएगा। ये सुनकर सुमन की ने जवाब दिया, अरे बुढ़ाऊ, जब सब मेरा ही है तो अभी कर देना,
लोक राव जी को पूरा विश्वास हो गया था कि यदि उन्होंने अपनी जायदाद अपनी बहू के नाम कर दी तो जरूर वो उन्हें मार ही देगी। इसलिए लोक राव जी ने उसे साफ साफ मना कर दिया। अब सुमन के दिमाग में गर्मी चढ़ गई। अब बस वो यही सोच रही थी कि कैसे इस बुढ़े से उसकी जायदाद अपने नाम कराकर उसे घर से निकाला जाए। अब उसने अपने ससुर पर अत्याचार और बढ़ा दिया। अब वो उन्हें एक भी बार खाना नहीं देती थी और तो और रसोई का ताला लगा कर रखती थी। लोक राव जी एक एक निवाले के लिए तरस गए थे। बस उन्हें लगता कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। सुमन पूरे पूरे दिन अपने ससुर को भूखा रखती। सुमन के मन को अभी भी चैन नहीं पड़ा तो वो कुछ सोचने लगी। उधर दूसरी तरफ दिव्या इस बार अपनी नौकरी से 2 दिन पहले आ गया था, पर वो घर नहीं गया। वो इस बार पास के एक धर्मशाला में रुका था जिससे कि वो घर पर नजर रख सके। उसके बाद वो सबसे पहले रामू से जाकर मिला और देखा तो वो काम पर नहीं जा रहा था। दिव्या रामू से कुछ पूछता कि क्या हुआ, इससे पहले ही रामू ने दिव्या के पैरों में गिरकर उसे सब सच सच बता दिया कि उनकी पत्नी उनके पिता के साथ कैसा व्यवहार करती है। रामू के आंसू रुक नहीं रहे थे और दिव्या ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया था। फिर उसने सोचा कि घर पर नजर रखी जाए तो उसने छुपके से एक छोटा सा कैमरा अपने घर के आंगन में लगा दिया और अब वो सब देख सकता था। अगले दिन उसने देखा कि उसके पिता सुमन से खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। वो जमीन पर अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। उनकी दुर्दशा ऐसी हो गई जैसे एक अधमरा इंसान। और इस पर भी सुमन रुकी नहीं। वो बोलती है, अच्छा चलो मैं आपको कुछ पीने के लिए कुछ दे देती हूँ, पर मुझे तुम्हारी जायदाद चाहिए, समझे। लोक राव जी इतने दुखी हो चुके थे कि उन्होंने थक हार के हाँ बोल दिया, पर सुमन इस पर भी नहीं रुकी। वो रसोई में से दूध लाई और जमीन पर गिरा दिया। लोक राव जी सुमन से बोले, बहू अब मुझ पर रहम करो, मैंने जायदाद देने के लिए भी हाँ कर दी है। अरे पीना है तो पी बुड्ढे। ऐसा कहकर वो रसोई में ताला लगा कर चली जाती है। लोक राव जी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और उनकी लाचारी ने उन्हें जमीन पर गिरे दूध को पीने पर मजबूर कर दिया। वहां अपने पिता को ऐसे जमीन पर दूध चाटने पर मजबूर देख दिव्या की आंखों में पानी आ गया। अब इस पर गुस्सा इतना सवार था कि वो सब कुछ भस्म कर दे। उसने अपने गुस्से को काबू में रखा और सबसे पहले अपनी माँ को अपने पास बुला लिया और फिर उसने एक प्लान बनाया। उसे पता था कि सुमन वकील को जरूर बुलाएगी कागज बनवाने के लिए। उसने वकील से पहले ही जायदाद की जगह तलाक के कागज बनवाए और पहले उस पर सुमन के साइन करवाने को कहा। अगले दिन ऐसा ही हुआ। वकील घर पर आया। कुसुम जी और दिव्या भी बाहर खिड़की से ये सब देख रहे थे। वकील ने लोक राव जी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो अभी भी सदमे में थे। और फिर वकील ने सुमन के साइन चालाकी से ले लिए और फिर सुमन ने अपने ससुर लोक राव जी से साइन करने को कहा तो पीछे से एक आवाज आई, अब आपको कोई साइन करने की जरूरत नहीं है, अब साइन मैं करूँगा। ये जायदाद के नहीं तलाक के कागज हैं और कोई है जो इस घर से जाएगा तो वो तुम हो, समझी। सुमन ने तुरंत अपने ससुर के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी, पर सुमन के लिए लोक राव जी ने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई क्योंकि उसने इंसानियत की भी हद पार कर दी। और फिर दिव्या ने सुमन को तलाक दे दिया और अपने माता पिता और बेटी के साथ अपना जीवन बिताया। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।